9th क्लास गृह विज्ञान होम साइंस पाठ 6 विभिन्न प्रकार के वस्त्र प्रारंभिक ज्ञान सूती रेशमी ऊनी व कृत्रिम वस्त्र। प्रश्न नंबर 1 को तो आप छोड़ दो बेटा, वो तो इसका डायग्राम बनाना है। प्रश्न नंबर 2, कपास से सूती वस्त्र किस प्रकार तैयार किया जाता है? कपास से सूती वस्त्र किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो उत्तर है कपास से सूती वस्त्र तैयार करना। नंबर 1, रुई के कोए एकत्रित करना। कपास के पौधों से रुई के डोडों को इकट्ठा किया जाता है। कपास के कोए पकने के बाद वे फटने लगते हैं। यदि इन्हें ठीक समय पर इकट्ठे ना किया जाए तो तेज धूप के प्रभाव से इन कोओं का रंग पीला और भद्दा हो जाता है। कोओं को हाथ और मशीनों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। नंबर 2, कपास के बिनोले निकालना। कपास के डोडों को इकट्ठा करने के बाद बिनोलों को कपास से अलग कर देते हैं। बिनोलों को अलग करके रुई प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े कारखानों में ये काम मशीनों द्वारा किया जाता है। नंबर 3, गांठ बांधना और रुई का वर्गीकरण करना। रुई के रंग लंबाई को देखकर रुई को टाट में बांधकर या बाहर से लोहे की पत्तियों से कसकर गांठ के रूप में तैयार कर देते हैं। क्योंकि रुई का भार बहुत हल्का होता है और वह स्थान अधिक घेरती है, इस प्रकार से बांधने से गांठ को मिलों और कारखानों में भेजना आसान होता है। नंबर 4, कपास की रुई से गंदगी दूर करना। रुई की गांठों को खोलकर बाहर निकाला जाता है। मशीनों की सहायता से उसकी धूल और अन्य गंदगी को दूर किया जाता है। नंबर 6, रुई की धुनाई। रुई की धुनाई करने से वह बिल्कुल साफ और मुलायम हो जाती है। ये काम भी मशीनों द्वारा किया जाता है। इससे रुई की गंदगी और धूल अन्य गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, अतः कपास के तंतु सीधे हो जाते हैं। रुई के छोटे छोटे तंतु को अलग किया जाता है। इनका प्रयोग कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि रुई की इस रुई से रजाई, गद्दियाँ, सिरहाने, गद्दों को भरने के काम में प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, कंघी करना। कंघी करने से रुई के छोटे छोटे तंतुओं को अलग किया जाता है। लंबे तंतुओं को समानांतर रूप से रख दिया जाता है। ये तंतु एक शीट के रूप में सामने आते हैं। नंबर 7, पोनी बनाना। इस शीट की पोनियाँ बनाई जाती है। इन पोनियों का व्यास लगभग 1 इंच होता है। पोनियाँ बनाने के बाद वे काटने के योग्य हो जाते हैं। नंबर 8, पोनी खींचकर सूत काटना। सूत का काम प्रायः हमारे देश में चरखों द्वारा किया जाता है। तकली से भी ये काम किया जाता है। कारखानों और कपड़ों की मिलों में ये काम मशीनों के रोलरों द्वारा किया जाता है। सूत काटने वाली मशीनों पर चरखियाँ होती हैं, इनमें फिरकियाँ लगी होती हैं। सूत को इन चरखियों पर लपेटा जाता है। नंबर 9, बुनाई। कपड़े की बुनाई कई प्रकार से की जाती है, परंतु साधारणतया ताने के धागे बाने के धागे की अपेक्षा अधिक ऐंठनदार रखे जाते हैं, क्योंकि बुनाई और परिसज्जा करते समय ताने के धागों पर अधिक जोर पड़ता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। रेशमी वस्त्र किस प्रकार बनाया जाता है? रेशम के गुणों का वर्णन कीजिए। तो रेशमी वस्त्र जो है किस प्रकार बनाया जाता है और रेशम के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, रेशम के वस्त्र बनाना। शहतूत के वृक्षों की खेती। रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर रहते हैं, अतः रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत के वृक्ष अति आवश्यक हैं। शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। रेशम के कीड़े अरंड के पत्ते भी खाते हैं। रेशम के कीड़ों का पालना। नंबर 2, रेशम के कीड़ों का पालना। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़ों की आयु बहुत छोटी होती है। यह केवल 2 मास तक जीवित रहता है। इस जीवन काल में रेशम के कीड़ों को विकास क्रम की 4 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, अंडा। नंबर 2, लार्वा। नंबर 3, प्यूपा। नंबर 4, कीड़ा। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। रेशम के कीड़ों
के अंडे कागज पर दिलवाए जाते हैं। इन अंडों को 45 दिनों तक शीत संग्रहालय में रखा जाता है। अंडों को कागज सहित गर्म पानी से धो दिया जाता है। 10 दिन के बाद कीड़े अंडों से बाहर निकल आते हैं। इस समय इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इन्हें खाने के लिए बारीक कटे हुए शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं। कीड़ा क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था के अंत में वह अपनी त्वचा त्यागते जाते हैं। चौथी अवस्था के अंत में कीड़ा गोलाकार रूप में 8 की आकृति बनाता हुआ घूमने लगता है। अब ये अपने शरीर से एक लेसदार द्रव्य पदार्थ निकालते हैं। ये लेसदार द्रव्य पदार्थ 2 प्रकार का होता है, फिब्रोइन, सेरिसिन। फिब्रोइन ये ही असली रेशम के तंतु हैं। सेरिसिन इसके चारों ओर लिपट जाता है। जब ये दोनों द्रव्य वायु के संपर्क में आते हैं तो ठोस धागे के रूप में बदल जाते हैं। रेशम के कीड़े इन धागों को अपने चारों ओर परत के रूप में लपेटते हैं। स्वयं एक खोल सा बनाकर उसके भीतर बंद हो जाते हैं। इसी खोल को रेशम का कोया कहते हैं। इसी कोये से रेशम के तंतु प्राप्त होते हैं। जब कोकून का काम पूरा हो जाता है तो कीड़ा 10 से 15 दिन तक सोता है, अतः ये प्यूपा में बदल जाता है। इस अवस्था में कोकूनों को इकट्ठा कर लेते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को प्यूपा की अवस्था में ही मार देते हैं। केवल कुछ कीड़ों को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वे अंडे दे सके और रेशम के कीड़ों को फिर से पाला जा सके। रेशम के कीड़ों की रासायनिक विशेषताएं। नंबर 1, अम्ल का प्रभाव। तीव्र अम्ल रेशम के तंतु पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। रेशम के तंतु गल जाते हैं। रेशम को इस अम्ल के घोल में रखने से ये सिकुड़ जाता है। रेशम के कपड़े की चमक समाप्त हो जाती है। तनु अम्ल के घोल में रखने से रेशम की चमक नहीं जाती। रेशम में स्वाभाविक चमक लाने के लिए सिरका के घोल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, क्षार का प्रभाव। क्षार का रेशम के ऊपर प्रयोग करने से रेशम की चमक समाप्त हो जाती है। कास्टिक सोडे के घोल का प्रयोग करने से रेशम के तंतु गल जाते हैं। रेशम के तंतु पर हल्के क्षार जैसे अमोनिया, बोरेक्स का कम हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए रेशम के ऊपर से दाग या धब्बे आदि छुड़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रंग का प्रभाव। रेशम के तंतुओं पर रंग का बहुत ही शीघ्रता से चढ़ जाता है। पाठ 6 विभिन्न प्रकार के वस्त्र। प्रारंभिक ज्ञान। सूती, रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्र का आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऊन प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? मशीनों द्वारा ऊनी वस्त्र किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर, ऊन प्राप्ति के साधन। ऊन प्रायः भेड़, बकरी, ऊंट, लामा, खरगोश आदि से प्राप्त की जाती है। भेड़ों में सबसे अच्छी भेड़ें मैरिनो जाति की मानी जाती है। अंगोरा बकरी की ऊन भी सर्वोत्तम होती है। काश्मीरी पश्मीना अत्यंत गर्म और मुलायम होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। खरगोश अंगोरा की विशेष जाति को उचित ढंग से पालने के बाद ही ऊन को प्राप्त किया जाता है। मशीनों द्वारा ऊनी वस्त्र तैयार करना। नंबर 1, ऊनी तंतुओं की कटाई। ऊन को गर्मी के मौसम में काटा जाता है क्योंकि एक तो भेड़ों को अधिक गर्मी नहीं लगती, दूसरा सर्दी में ऊन काटने से भेड़ें ठंड सहन नहीं कर सकती, अतः प्रकृति की तरफ से ऊन उनकी त्वचा के बचाव के लिए बनाई जाती है। इस ऊन को फ्लिस ऊन कहते हैं। जो ऊन मरी हुई भेड़ों से खींच कर निकाली जाती है उसे पुलाइट कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की ऊन अलग अलग जानवरों से व भेड़ों के अलग अलग भागों से निकाली जाती हैं, जैसे विर्गिन वूल, लेम्स वूल, वेदर वूल इत्यादि। नंबर 2, छांटना। नंबर 2, तंतुओं को श्रेणीबद्ध करना व छांटना। ऊन की परतों को उनके व्यास, शक्ति, रंग, तंतु की लंबाई के आधार पर छांटा जाता है। भेड़ों की जो ऊन प्रायः सिर, गले
के सामने के भाग व पेट के नीचे से उतारी जाती है वह ऊन अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु क्योंकि इनके तंतु छोटे होते हैं, जो ऊन भेड़ की पीठ, कंधों और बगलों से उतारी जाती है वह उत्तम होती है। ऊन को उतारने के बाद इसे श्रेणीबद्ध किया जाता है। बहुत से देशों में ये काम मशीनों द्वारा किया जाता है, परंतु भारत में ऊन एक घरेलू उद्योग धंधा होने के कारण इस काम को हाथों द्वारा किया जाता है। नंबर 3, ऊनी तंतुओं की धुलाई और चमकाने की प्रक्रिया। इस क्रिया को करने के लिए 4 होजों में ऊन के तंतुओं को क्रमशः धोया जाता है। इन टंकियों में साबुन के गर्म घोल तथा हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तंतुओं की धुलाई पहली टंकी में की जाती है, दूसरी, तीसरी और चौथी टंकियों में इन्हें खंगाला जाता है। चौथी टंकी में खंगालने के बाद ऊन के तंतु सफ़ेद व अधिक मुलायम हो जाते हैं। यदि ऊन को रंगना हो तो सुखाने के बाद मशीन में भेज देते हैं। शेष तंतुओं को के मध्य गर्म हवा पहुंचाकर इन्हें सुखाया जाता है। परंतु फिर भी ऊन में कुछ नमी रह जाती है, जो कि लगभग 15 से 16% होती है, 15 से 16% होती है। ऊनी तंतुओं की चिकनाई को दूर करने के लिए भेंजने का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनाइजिंग। नंबर 4, कार्बोनाइजिंग। ऊन में से अशुद्धियां हटाने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ऊन के तंतुओं की धुलाई करने के बाद धूल आदि तो दूर हो जाती है, परंतु अशुद्धियां रह जाती हैं, जो कि गंधक के तेजाब में डुबोकर दूर की जाती है। इस प्रक्रिया में ऊन को गंधक के तेजाब के घोल में डुबोया जाता है। डुबोने के बाद ऊन को दबाकर फालतू का तेजाब निकाल दिया जाता है। ऊन को नियंत्रित पर सुखा दिया जाता है। इस काम को बहुत सावधानी से किया जाता है। इस प्रक्रिया में से गुजारने के बाद ऊन काफी हल्की हो जाती है और उसके कुल भार का चौथा भाग ही रह जाता है। नंबर 5, सुखाकर तेल युक्त करना। कार्बोनाइजिंग करने के बाद ऊन को गर्म पानी से धोया जाता है। सुखाने के लिए लकड़ी के डंडे रैकों पर फैला दिया जाता है। ऊन को लचीला एवं नरम रखने के लिए जैतून का तेल, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तेल या ग्लिसरीन लगाकर ऊन को कुछ समय के लिए रख देते हैं। इससे तंतु बिल्कुल नरम होकर धुनाई करते समय कम टूटते हैं। नंबर 6, धुनाई करना। साफ की हुई ऊन ऐसी हालत में नहीं होती कि उसकी धुनाई की जा सके। उनके तंतुओं को आपस में मिलाया जाता है, अतः उसकी मुलायम गाज के रूप में परिवर्तित करके उसे नरम पतली पट्टी के रूप में बना लेते हैं। नंबर 7, कताई व बुनाई। ऊन के तंतुओं को धागे के रूप में खींचकर ऐंठन दी जाती है। हल्की ऐंठन दिया गया सूत नरम वस्त्र बनाने के काम आता है, जबकि चिकना व समान ऐंठन वाला सूत वस्ट्रेट वस्त्र बनाने के काम आता है। वस्ट्रेट वस्त्र लंबे तंतुओं से बुने होते हैं, जबकि ऊनी वस्त्र छोटे तंतुओं से बुना होता है। वस्ट्रेट सूत किसी भी प्रकार की मशीन पर काता जा सकता है, जबकि ऊनी वस्त्र केवल म्यूल कताई मशीन पर ही काते जाते हैं। नंबर 8, रंगाई व विरंजन। जब ऊनी तंतुओं को वस्त्रों के रूप में बदला जाता है तो रंगाई व विरंजन की क्रिया की जाती है। इन वस्त्रों को रंगा नहीं जाता, बल्कि उनका विरंजन किया जाता है। विरंजन मतलब ब्लीच करना, ठीक है बेटा। क्योंकि ऊनी तंतुओं को चमकाने की प्रक्रिया में पीलापन आ जाता है। ऊन की रंगाई के लिए अधिकतर अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 9 है परिसज्जा। परिसज्जा ही ऊनी वस्त्रों की सुंदरता पर निर्भर करती है। कपड़े में सुंदरता लाने के लिए कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है बेटा, कृत्रिम वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? रेयन के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कृत्रिम वस्तुओं में रेयन व ताप, सुतन्य तंतु में नायलॉन, टेरिलिन, आर्लोन, कांच के तंतु इत्यादि आते हैं। ये मानवकृत तंतु हैं। रेयन बनाने की 4 विधि है। नंबर 1, रेयन के उत्पादन। नंबर 1, नाइट्रोसेल्युलोज विधि। नाइट्रोसेल्युलोज विधि रुई को गंधक व शोरे के अमल की प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोसेल्युलोज तंतु में बदला जाता है। इस प्रकार से जो तंतु बनती है वह बहुत ही प्रज्वलनशील होती है, यानी कि आग जल्दी पकड़ता है, ठीक है बेटा। इस पदार्थ को ईथर में घोला जाता है। फिर इस घोल को छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वायु से बाहर निकाला जाता है।
ईथर तो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे सुंदर धागा मिल जाता है। नंबर 2, विस्कोस प्रक्रिया। इसको बनाने के लिए बांस की लुगदी भी प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद लकड़ी की लुगदी पर कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया की जाती है। इस लुगदी को कार्बन सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। इस क्रिया को करने के लिए लाल व नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है। इसे साफ करने के बाद जमने पर विस्कोस का नाम दिया जाता है। स्वच्छ करने पर जम जाने पर इसे स्पिनरेट के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम सल्फेट के घोल में से निकालते हैं, जिससे जेन्थेट सेलुलोज जम जाता है। इन तंतुओं को एक साथ कई सुंदर तंतुओं में खींचा जाता है, जो कि रेन की आकृति ले लेती है। नंबर 4, क्यूपरेमोनियम प्रक्रिया। क्यूपरेमोनियम प्रक्रिया में लकड़ी की लुगदी, रुई की पट्टियों में से जिस भी वस्तु का प्रयोग रेन बनाने के लिए करना हो, सर्वप्रथम कास्टिक सोडे में उबाल देते हैं। उसके बाद उसे ब्लीच करके कॉपर सल्फेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घोल देते हैं। अब इस द्रव पदार्थ के घोल में घोल देते हैं। इसके बाद इस द्रव को जमाने और पकाने के लिए छोड़ देते हैं। इसी द्रव पदार्थ को स्पिनरेट द्वारा अम्लीय घोल में डालते हैं। इस प्रकार पुनर्निर्मित उद्भिज के रूप में बदल जाता है। इसके पश्चात इन्हें खींचकर तंतु के रूप में बदल देते हैं। नंबर 4, उद्भिज एसीटेट प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो रेन बनता है उसे रेन एसीटेट कहते हैं। इसकी बनाने की विधि भी ऊपर बताए गए तीनों विधियों से अलग है। इसका कारण ये है कि इस रेन के तंतु जिस पदार्थ में बनाए जाते हैं उन्हें पुनर्निर्मित नहीं होते, परंतु उद्भिज एसीटेट अम्ल और उद्भिज के सम्मिश्रण से तैयार होता है। रेन के तंतुओं को तैयार करने के लिए रुई की पट्टियां तथा लकड़ी की लुगदी को उपयुक्त तथा ठीक परिस्थितियों में एसीटेट एनहाइड्राइड की प्रतिक्रिया की जाती है, जिसमें वह उद्भिज एसीटेट के रूप में बदल जाता है। उसके पश्चात इसे धोकर सुखाकर एसीटेट के घोल में घोल देते हैं। इस प्रकार से अतः इस घोल को अब स्पिनरेट्स द्वारा ठोस रूप में बदल देते हैं। रेन के अच्छा, उसके बाद है बेटा रेन तंतु की रासायनिक विशेषताएं। नंबर 1, क्षार का प्रभाव। रेन का क्षार प्रयोग करने से रेन विशेषकर सेलुलोज एसीटेट की चमक नष्ट हो जाती है। क्षार का गाढ़ा और गर्म घोल वस्त्रों को नष्ट कर देता है। रेन क्षार के घोल में नहीं घुलती। सूत व लिनन की अपेक्षा रेन पर क्षार का प्रभाव अधिक पड़ता है। नंबर 2, अम्ल का प्रभाव। विस्कोस और सेलुलोज एसीटेट विधि द्वारा तैयार किए गए रेन पर अम्ल का प्रभाव बहुत जल्दी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है, परंतु नींबू के घोल रेन के वस्त्रों पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु प्रयोग करने के बाद वस्त्रों को अच्छी तरह से धो देना चाहिए ताकि अम्ल वस्त्र में से अच्छी तरह से निकल जाए। रंगाई व विरंजन। रेन के वस्तुओं पर रंग बहुत सरलता से चढ़ जाता है, रंग आसानी से नहीं उतरता। जिन रंगों से सूती वस्त्र और लिनन को रंगा जाता है उन सभी रंगों से विस्कोस तथा क्यूपरेमोनियम रेन को रंगा जाता है, परंतु सेलुलोज एसीटेट तंतु केवल उन्हीं रंगों से रंगे जाते हैं जो केवल इन्हीं को रंगने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 4, बसा घोलक। बसा घोलक शोरे का अम्ल, एसिटिक एसिड और सेलुलोज एसीटेट पर इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इसका प्रयोग करने से जल जाते हैं। नंबर 5, रंग का प्रभाव। रेन के तंतुओं पर रंग बहुत आसानी से चढ़ता है, रंग आसानी से उतरता नहीं है। अब है खाली स्थान भरो। रेन के तंतु। नंबर 1, रेन के तंतु कोयला, पानी और हवा के संयोग से डैश 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 विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। रासायनिक। मेरिना जाति की भेड़ों की ऊन डैश डैश मानी गई है, सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम। नंबर 3, रेशम के कीड़े
शहतूत की वृक्षों की डैश डैश पर पलते हैं, पत्तियों। नंबर 4, रेशम के तंतु डैश डैश होते हैं, कोमल। नंबर 5, कपास के डोडों से डैश डैश इकट्ठी की जाती है, रुई। नंबर 6, ऊन के तंतु जितने डैश डैश होंगे उतने ही उत्तम किस्म के माने जाते हैं, लंबे।